हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। आप सभी का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। तो आइए फिर से शुरू करते हैं कक्षा 7 की अध्याय नंबर 5 को, जिसमें हम पढ़ रहे थे शक्ति के प्रतीक के रूप में वास्तुकला, किले एवं धार्मिक स्थल। तो हम शुरुआत में एक वीडियो कर चुके हैं जिसमें हमने बात की थी कि जो उस समय के रूलर होते थे, जो मध्यकालीन पीरियड में भी जो रूलर आए, उन्होंने क्या किया, अपने शक्ति के रूप में अपने पॉलिटिकल पावर को दिखाने के लिए उन्होंने बहुत सारी किले और जो भी रिलीजियस पैलेस जो होता था, धार्मिक स्थल जो होता है, उस चीज़ को उन्होंने बनवाया। उसकी बहुत सारी विशेषता हमने समझा कि क्यों उन्होंने बनवाया, तो ताकि वो एक दूसरे राज्य से अपने आप को अच्छा दिखने के लिए बनवाते थे। फिर से उनकी एक रिलीजियस बिलीफ होती थी, जिसको क्या बोलते हैं, धार्मिक विश्वास होती थी। जिस भी धर्म में वो विश्वास करते थे उसको लेकर वो क्या करते थे, वो अपनी धार्मिक स्थल को भी बनाते थे। ठीक है गाइस, तो आइए शुरू करते हैं और आगे पढ़ने की कोशिश करते हैं और जानते हैं और इस वीडियो के माध्यम से। तो हमने यहाँ तक कर चुका था, आइए पढ़ते हैं। 18वीं शताब्दी, 8वीं से 18वीं शताब्दियों के बीच भारत के विभिन्न क्षेत्रों में अलग अलग निर्माण शैलियों में राजाओं एवं उनके अधिकारियों द्वारा दो तरह की इमारतों का निर्माण किया गया। पहली तरह की इमारतों में किले, महल तथा मकबरे थे, जो राजाओं एवं बादशाहों के निजी हितों के लिए थे। दूसरी श्रेणी में मंदिर, मस्जिद, हौज, कुएं, सराय, बाजार जैसी इमारतें धार्मिक और लोगों के उपयोग से जुड़ी थी। तो देखिए गाइस, यहाँ पे बताया जा रहा है कि 8वीं से 18वीं शताब्दी, जो कि मध्यकालीन जो पीरियड था, मध्यकालीन समय जो था, 8वीं से 18वीं शताब्दी के बीच में भारत के विभिन्न क्षेत्र में क्या हुआ कि अलग अलग निर्माण शैली में राजा क्या करते थे, वो अपना वास्तुकला का निर्माण करवाते थे। ठीक है गाइस, इसमें दो तरह से निर्माण होता था इमारतों का। एक तो होता था कि वो अपने निजी यूज के लिए, जिसमें उनका महल होता था, किले होते थे और मकबरे होते थे, जो राजा अपने हित के लिए, यानी अपने रिलेटिव्स या अपने खुद के लिए वो बनवाते थे। दूसरी श्रेणी जो होती थी, उसमें क्या होता था, मंदिर, मस्जिद, जो कि यानी रिलीजियस पैलेस होते थे, जो कि धार्मिक स्थल भी होते थे, और दूसरी इसी में होते थे हौज, कुएं, सराय, बाजार, ये सब जो कि लोगों के उपयोग में आने वाली चीज़ें। तो दो तरह से 8वीं से 18वीं शताब्दी के बीच में क्या होती थी, यानी राजा क्या करवाते थे, निर्माण करवाते थे दो शैली के आधार पे। एक तो होता था उनके निजी हित के लिए, और दूसरा क्या होता था, लोगों के लिए और धार्मिक पर्पस के लिए। ठीक है गाइस, ये जो देख रहे हैं मंदिर, ये लिंगराज मंदिर है। ठीक है गाइस, इसके बारे में हम पढ़ेंगे आगे। आइए पढ़ते हैं। संरचना शैली और निर्माण सामग्री के उपयोग के आधार पर इस काल में बनने वाली इमारतों को 3 भाग में बांट सकते हैं। देखिए, यहाँ पे बताया जा रहा है कि संरचना शैली का मतलब ये है कि उसकी स्ट्रक्चर, कोई भी इमारत जो बन रही है उसकी स्ट्रक्चर क्या है, उसकी शैली, निर्माण का शैली क्या है। ठीक है गाइज। दूसरी सामग्री, यानी सामग्री का मतलब हम बता चुके हैं कि सामान यानी मटेरियल क्या क्या यूज हुआ। और तीसरा, इस काल में, काल मतलब टाइम पीरियड, यानी कि जिस टाइम फ्रेम में वो बनी है, किसी भी काल में जो बनी है, तो इसके आधार पे हम 3 भागों में बांट सकते हैं। पहला किस आधार पे, संरचना के आधार पे, यानी स्ट्रक्चर के आधार पे, उस इमारत की स्ट्रक्चर कैसी है, किस स्ट्रक्चर का किस संरचना की बनी हुई है। दूसरा, उसमें मटेरियल क्या यूज हुआ है, सामग्री कौन सी यूज हुई है। तीसरा क्या है कि ये कौन से काल में, यानी कौन से टाइम पीरियड में बनी है। तो 3 भागों में हम क्या कर सकते हैं, बांट सकते हैं। देखिए, पहले भाग के अंतर्गत 8वीं से 13वीं सदी के बीच बने मंदिरों को रखा जा सकता है। पहले भाग जो है उसमें क्या किया जा सकता है, 8वीं से 13वीं सदी के बीच में जो मंदिर बना है उसको रखा जा सकता है। मंदिरों का निर्माण मुख्यतः नागड़ और द्रविड़ नामक 2 शैलियों में होता था। देखिए, मंदिर जो बनती थी, टेम्पल जो बनती थी,
वो दो शैली में बनती थी। एक शैली को नागर बोलते हैं, दूसरे को द्रविड़ बोलते हैं। इसको आगे हम पढ़ेंगे कि नागर और द्रविड़ में क्या अंतर है। ठीक है गाइस, अभी इसको आपको समझना है कि दो शैली में बनती थी मंदिर का निर्माण। एक को नागर बोलते थे, दूसरा को द्रविड़ बोलते थे। ठीक है गाइस, वस्तुतः इस काल में स्थापत्य कला के सभी रूपों का विकास हुआ, जिसमें मंदिर ही हम ही अभी बचे हैं। आपने पुरी के जगन्नाथ मंदिर या खजुराहो मध्य प्रदेश में बने मंदिरों के विषय में सुना होगा। यह अपने निर्माण शैली, भव्यता और मजबूत के लिए विश्व में आज भी प्रसिद्ध है। तो आपने सुने होंगे गाइस, पुरी जगन्नाथ मंदिर जो है और मध्य प्रदेश में खजुराहो में मंदिर है, जो कि अपने यानी निर्माण और स्ट्रॉन्गेस्ट के लिए यानी मजबूती के लिए वो पूरे विश्व में क्या है, प्रसिद्ध है यानी फेमस है। इन मंदिरों का निर्माण नागर शैली में हुआ था। और इस मंदिरों का निर्माण किस में हुआ था, तो नागर शैली में। हमने पढ़ा अभी थोड़ी देर पहले कि नागर और द्रविड़ दो शैली होती थी, जिस शैली में क्या होता था, यानी मंदिर का निर्माण होता था। ठीक है गाइस, तो जगन्नाथ और खजुराहो की मंदिर किस शैली में निर्माण हुआ, तो नागर शैली में हुआ था। इस शैली के मंदिर का आधार से शीर्ष तक आयताकार और शंक्वाकार संरचना में बनी होती थी। अब नागर शैली में क्या होता था कि मंदिर जब बनती थी तो उस शीर्ष से यानी नीचे से ऊपर तक क्या होता था, वो एक आयताकार और शंक्वाकार संरचना में बनी रहती थी। ठीक है गाइस, शीर्ष क्रमशः पतला होता जाता है, जिसे शिखर कहा जाता है। शीर्ष मतलब ऊपर वाली जो परत होती है वो पतला होता जाता है और ऊपर शिखर कहा जाता है। आप आज भी गांव में देखते होंगे बहुत सारी मंदिर जो नागर शैली की होती है, जो ऊपर में वो क्या होता है, एक तरह से पतले होते जाते हैं, नीचे आयताकार रूप में होता है। ठीक है गाइस, मंदिर के केंद्रीय भाग में प्रधान देवता की मूर्ति स्थापित होती है, जिसे गर्भगृह कहा जाता है। तो याद रखना है, गर्भगृह किसको कहते हैं, तो मंदिर के जो सेंट्रल पार्ट में होता है, जो यानी सेंटर में जो होता है, जहाँ पे हम प्रधान देवता यानी मूर्ति को रखते हैं, जो भगवान को रखते हैं मूर्ति को, उसको गर्भगृह कहा जाता है। ठीक है गाइस, मंदिर चारों तरफ अलंकृत स्तंभों पर टिकी होती है। मंदिर जो होता है चारों तरफ क्या होता है, अलंकृत मतलब कि चारों तरफ एक पिलर से टिकी होती है। यह पर दक्षिणा पथ से भी घिरा होता है। गर्भगृह के पीछे और अगल बगल झरोका बना होता है। उस समय मंदिरों का निर्माण मुख्यतः पत्थरों को तराश कर कार्मिक रूप से एक दूसरे के साथ जोड़ते हुए बनाया जाता था। तो उस समय पे मंदिर का जो निर्माण होता था मुख्यतः वो क्या होता था, पत्थरों को तराश कर, यानी पत्थर को कटाई कर कर उसमें तराश कर उसको क्या करते थे, आपस में जोड़कर बनाते थे। ठीक है गाइस, आपके गांव के मंदिर में नागर शैली की कौन सी विशेषता दिखती है, यहाँ पे क्वेश्चन है, तो आप बता सकते हैं। आपके गांव में अगर कोई नागर शैली की विशेषता दिखती है, आपके गांव में कोई मंदिर है, तो उसको आप सोच सकते हैं और समझ सकते हैं कि नागर और द्रविड़ शैली क्या हो सकता है। तो हमने यहाँ पे बात कर लिया जगन्नाथ और खजुराहो की मंदिर, जो कि नागर शैली में ही बनी हुई है। ठीक है गाइस, कोणार्क का सूर्य मंदिर 13वीं शताब्दी में निर्मित वास्तुकला की महान उपलब्धि कोणार्क का सूर्य मंदिर है। देखिए, 13वीं शताब्दी में निर्माण हुई वास्तुकला का एक महान उपलब्धि में से आता है, जो कि कोणार्क मंदिर है। ठीक है गाइस, याद रखना है। सूर्य पौराणिक कथाओं में अपने 7 घोड़ों वाले रथों पर सवार होकर आकाश में चलता है। इसी दृश्य को मंदिर के रूप में व्यक्त किया गया है। देखिए गाइस, सूर्य पौराणिक कथाओं एक कथा है जिसमें 7 घोड़ा क्या होता है, रथों पे चलती है, और इसी चीज को इसको दृश्य में यानी कि दिखाया गया है मंदिर के रूप में। देख सकते हैं यहाँ पे मंदिर को रथ का रूप दिया गया है। मंदिर को देख सकते हैं, रथ का रूप दिया गया है। मंदिर का आधार एक विशाल चबूतरा है। मंदिर का जो एक आधार जो है, बेस जो है, उस पे एक विशाल चबूतरा है। इसके चारों ओर पत्थर के तराशे हुए 12 पहिए लगाए गए, यानी व्हील लगाया गया है पत्थर से तराश कर, जो कि 12 पहिए है। ठीक है गाइस, किसमें, कोणार्क मंदिर में। याद रखना है सब चीज। और सूर्य के रथ का पूरा एहसास कराने के लिए चबूतरे के सामने जो सीढ़ियां हैं, उनसे 7 अश्वों की स्वतंत्र मूर्तियां ऐसी लगी है जैसे ये 7 घोड़े रथ को खींच रहे हैं। देखिए, यहाँ पे एहसास कराने के लिए सूर्य के रथ को चबूतरे, यानी चबूतरे जो हमने पढ़ा जिस पे टिकी हुई है, जो आधार है, चबूतरे के सामने जो सीढ़ी है
उनके साथ 7 अश्व, अश्व मतलब घोड़ा होता है, ठीक है गाइस, संस्कृत में अश्व बोलते हैं। अश्वों की स्वतंत्र मूर्तियां ऐसी लगी है जैसे ये 7 घोड़े रथों को क्या कर रहे हैं, खींच रहे हैं। इसी चबूतरे पर मंदिर के 2 भवनों देकुल और जगमोहन का निर्माण किया गया है। और इस चबूतर पे देख सकते हैं 2 भवन हैं जो कि जिसका नाम है देकुल और जगमोहन, ये दोनों का निर्माण किया गया। मंदिर की बाह्य दीवारें उकेड़ी हुई आकृति से सजी हुई है। बाह्य मतलब बाहर की जो दीवार है, जो वॉल है, वो उकेड़ी हुई आकृति से सजी हुई है। ये आकृतियां फूल पत्तियों, पशुदेव, दानव, काल्पनिक पशुओं के रूप में बड़े आकार में उत्कीर्ण है। तो ये आकृति जो है वो फूल, पत्तियों, पशु, देव, दानव, ये सब चीज को एक तरह से उस पे उतारा गया है, ठीक है गाइस। तो ये हमने बात किया कोणार्क मंदिर का। याद रखना है कोणार्क मंदिर को किस चीज के रूप में दर्शाया गया, तो याद रखना है ये सूर्य के पौराणिक कथाओं में दर्शाया गया है, ठीक है गाइस। देखिए ये है द्रविड़। ये द्रविड़ हमने पढ़ा था कि मंदिर जो होता था उस समय 2 प्रकार से बनती थी। हमने देख लिया, नागड़ देख लिया, और द्रविड़ ये आकार का होता है, ऊपर में आयताकार रूप से बनता जाएगा, मतलब घर टाइप का, ठीक है गाइस। आइए पढ़ते हैं। इसी काल में दक्षिण भारत में मंदिर स्थापत्य कला की द्रविड़ शैली का विकास हुआ। तो याद रखिएगा गाइस, द्रविड़ शैली को अब पढ़ रहे हैं। देखिए एक नॉर्मल सी चीज़ है, आप जब नागड़ देखते होंगे तो ये नॉर्मली नॉर्थ इंडिया में ज़्यादा, यानी कि नॉर्थ इंडिया में ज़्यादा बनी है कौन सी, नागड़ वाली शैली। और दक्षिण भारत में यानी कि साउथ इंडिया में जब जाएंगे तो ज़्यादा द्रविड़ शैली की वहाँ पे टेम्पल बनती है, ठीक है गाइज। तो इस चीज़ को हमने थोड़ा सा आपको बता दिया, आगे चलकर इसको हम देखेंगे भी इसमें। इसी काल में दक्षिण भारत में मंदिर स्थापत्य कला की द्रविड़ शैली का विकास हुआ। इसकी विशेषता थी कि गर्भगृह के ऊपर कई मंजिलों का निर्माण होता था, जिसकी संख्या 5 से 7 तक होती थी। देखिए गाइज, यहाँ पे बताया जा रहा है कि इसी टाइम फ्रेम में क्या हुआ कि दक्षिण भारत जो है, साउथ इंडिया में मंदिर का स्थापत्य कला की द्रविड़ शैली का भी निर्माण होना शुरू हो गया। और इस द्रविड़ शैली में क्या होता था और इसकी विशेषता क्या थी कि गर्भगृह जो होते थे, गर्भगृह हमने पढ़ा नागर शैली में भी कि गर्भगृह वो होता था जहाँ पे मूर्ति को रखा जाता था, ठीक है गाइस, यानी सेंट्रल पार्ट में, बीच वाले जगह में, ठीक है गाइस। तो गर्भगृह के ऊपर कई मंजिलों का निर्माण होता है, किसमें, द्रविड़ शैली में, जिसकी संख्या 5 से 7 होती है, ठीक है गाइस। तो ये कौन सी शैली में 5 से 7 मंजिलों तक निर्माण होती है गर्भगृह के ऊपर, तो ये द्रविड़ शैली में। द्रविड़ शैली का एक तरह से कहाँ पे स्थापत्य कला की शुरुआत विकास हुआ, तो दक्षिण भारत में हुई, जिसकी संख्या 5 से 7 तक होती है। इसे विमान का नाम दिया गया। देखिए गाइज, वहाँ पे हमने देखा कि जैसे जैसे ऊपर बढ़ते हैं शीर्ष, तो उसको शिखर का नाम दिया गया है, कहाँ पे, नागड़ शैली में। यहाँ पे क्या दिया जाता है, विमान का नाम दिया गया है। स्तंभों पर टिका एक बड़ा कमरा होता था जिसे मंडप कहा जाता था। देखिएगा, स्तंभ पे क्या टिका हुआ एक कमरा होता था जिसे क्या कहा जाता था, मंडप कहा जाता था। गर्भगृह के सामने अलंकृत स्तंभों पर टिका एक बड़ा कक्ष होता था जिसमें धार्मिक अनुष्ठान किए जाते थे। संपूर्ण मंदिर की संरचनाएं ऊंची दीवारों से घिरी होती थी, जिसमें एक प्रवेश द्वार होता था, वह बहुत भव्य और अलंकृत होता था। इसे गोपुरम कहा जाता था। देखिए गाइस, जिसे प्रवेश किया जाता था मंदिर में, वह बहुत भव्य और अलंकृत यानी बड़ा होता था, और एक तरह से इसे गोपुरम भी कहा जाता है। इसका सबसे महत्वपूर्ण उदाहरण मदुरै के मीनाक्षी सुंदरवेश्वर मंदिर है। देखिए गाइस, इसका गोपुरम कहा जा रहा है, और इसका एक तरह से एग्जाम्पल देखिएगा तो मदुरै का मीनाक्षी सुंदरेश्वर जो मंदिर है उसको आप देख सकते हैं उदाहरण के तौर पे। तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर द्रविड़ शैली में ही निर्मित है, लेकिन सामान्यतः दिखने में वह नागर शैली की विशेषताओं से परिपूर्ण लगता है। इस तरह के मंदिरों का निर्माण एक साथ शासकों की शक्ति, धन, वैभव और भक्ति भाव को प्रदर्शित करते हैं। जाहिर सी बात है गाइज, ऐसी अगर देखा जा रहा है टेम्पल जो भी या जो भी धार्मिक स्थल है, उससे क्या देखा जा सकता है कि
उस समय जो शासक होंगे वो कितने पावरफुल होंगे। सबसे पहली बात, उनके पास धन यानी जो राजस्व यानी धन जो होगा कितनी होगी, और भक्ति के भाव यानी उनकी जो सेंटिमेंट होगी, इनकी जो रिलीजन में एक तरह से बिलीफ जो होगी उसको प्रदर्शित करती है। इसका प्रमाण है बृहदेश्वर मंदिर से जुड़ा एक अभिलेख है। इससे यह ज्ञात होता है कि मंदिर का निर्माण राजा राजदेव ने अपने देवता की उपासना हेतु किया था, जिसका नाम राजा राजेश्वरम था। शासक और भगवान के नाम में समानता का, ठीक है गाइज। देखिए ये सुंदरेश्वर मंदिर है जो मदुरै का बात किया हमने, मीनाक्षी मंदिर है मदुरै में, ठीक है गाइज। ये सब द्रविड़ का एक एग्जाम्पल है। द्रविड़ क्या है, तो द्रविड़ एक शैली है मंदिर निर्माण होने का शैली। मंदिर निर्माण होने का दो शैली था, नागर और द्रविड़। दोनों में हमने अंतर क्या देखा कि नागर में जो होता है ऊपर में जब भी जाएंगे हम नीचे से शीर्ष पे जाएंगे तो उसमें क्या बोलेंगे, उसको शिखर बोलते हैं। इसमें ऊपर जाएंगे तो क्या होता है, गर्भगृह के ऊपर 4 से 5 मंजिला यानी एक तरह से 4 से 5 मंजिला बनता जाएगा, ठीक है गाइज। और इसमें ऊपर जाते हैं उसको विमान बोलते हैं, ठीक है गाइज। ये सब कुछ टर्म है जो जिसको याद रखना है एग्जाम्पल के तौर पे, ठीक है गाइज। कि कोई पूछ दे कि द्रविड़ शैली और जो आपका क्या है नागर शैली में क्या अंतर है, तो आप बता सकते हैं, ठीक है गाइज। तो ये सब चीज़ को आपको याद रखना है। आइए आगे बढ़ते हैं। मेहराब का विशुद्ध रूप, मेहराब का मध्य में डॉट अधिरचना। अब मेहराब डॉट अधिरचना रूप में मेहराब नहीं, उद्देश्य था जानता समक्ष के प्रतिनिधि के रूप में पेश करना। हमने यहाँ पे क्या पढ़ा था गाइस कि देखिए जो बृहदेश्वर मंदिर है जो मदुरै में, उससे एक जुड़ा अभिलेख यह है कि मंदिर का निर्माण राजा राजदेव ने अपने देवता, जो उस समय राजा थे, राजा राजदेव नाम था, वो अपने देवता की उपासना हेतु किया था, जिसका नाम राजा राजेश्वरम था। शासक और भगवान के नाम में समानता का उद्देश्य था। शासक और भगवान के नाम में समानता का उद्देश्य था। जनता के समक्ष अपने आप को ईश्वर के प्रतिनिधि के रूप में पेश करना। धार्मिक अनुष्ठान में भी देवता और राजा दोनों की उपासना की जाती थी। राजा का देवता मंदिर का प्रधान देवता होता था। देखिए राजा का जो देवता होता था वो मंदिर का प्रधान देवता होता था, तो लघु देवता उसके सहयोगियों और अधीनस्थों। इस प्रकार मंदिर और उसमें स्थापित देवता, देवी देवता, शासक और उसके सहयोगियों द्वारा शक्ति क्षेत्र का छोटा रूप था। द्वितीय भाग के अंतर्गत 13वीं से 16वीं सदी के बीच बनी इमारतों को रखते हैं। देखिए गाइस, पहला हमने क्या जाना, हमने पढ़ा कि 8वीं से 13वीं सदी में हमने देख लिया कि मंदिर का निर्माण होता है, जिसमें हमने दो शैली देखा नॉर्मल में, नागर शैली, द्रविड़ शैली। अब द्वितीय भाग के अंतर्गत हम देखेंगे तो उसमें 13वीं से 16वीं सदी के बीच इमारत को रखते हैं, ठीक है गाइस। कौन से सदी, 13वीं से 16वीं सदी के बीच। इसी काल की इमारतें स्थापत्य कला के सभी विधाओं में नहीं है। इसका निर्माण मुस्लिम शासकों द्वारा किया गया था। इस काल में भारत में एक नए शासक वंश तुर्क अफगान शासक वर्ग की स्थापना हुई। तो हम जान रहे हैं कि 13वीं सदी में क्या हुआ कि तुर्क आ जाते हैं, ठीक है गाइस। तो ये सब हमने जाना था, पहले भी पढ़ चुका हूँ। 12वीं शताब्दी में ही असल में कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 से रूल करते हैं, दिल्ली सल्तनत वगैरह ये सब हमने पढ़ा, ठीक है गाइस। तो इस चीज़ से आप रिलेट कर सकते हैं। इस काल में भारत में एक नए शासक वंश, वही बताया जा रहा है, तुर्क अफगान शासक वर्ग की स्थापना हुई। नए शासक वर्ग की पहली आवश्यकता थी रहने के लिए भवन और अपने समर्थक को हेतु पूजा स्थलों का निर्माण। नए शासक वर्ग जो आए उनकी पहली आवश्यकता थी कि रहने के लिए भवन, यानी जो अपना रेसिडेंशियल एक तरह से रहने के लिए भवन हो वो। दूसरा, समर्थकों हेतु पूजा स्थलों का निर्माण। पूजा स्थल उपलब्ध करने के लिए पहले से मौजूद कुछ मंदिरों एवं अन्य इमारतों को मस्जिदों में परिवर्तित कर दिया। पूजा स्थल उपलब्ध करने के लिए पहले से मौजूद कुछ मंदिर एवं अन्य इमारतों को मस्जिदों में परिवर्तित किया। कौन, तो ये तुर्क अफगान शासक वर्ग जो आए थे। भारत में बनने वाली पहली मुस्लिम उपासना स्थल कुतुब इस्लाम मस्जिद है, जो दिल्ली स्थित कुतुब मीनार में परिसर में है। परिसर मतलब उसके आंगन यानी उसके एरिया में है, उसी एरिया में, ठीक है। कुतुब मीनार के एरिया में
एक मस्जिद है जिसका नाम है कुव्वतुल इस्लाम, इस्लाम की शक्ति इसका मतलब है शायद। इस काल में मेहराब और गुंबद नामक दो नवीन स्थापत्य शैलियों का प्रयोग बड़े पैमाने पर शुरू हुआ। तो देखिएगा, इस रिलेट करते चलिएगा, मैं बार बार बता रहा हूँ। 8वीं से 13वीं शताब्दी में हमने देखा कि टेम्पल बनना शुरू हुआ। टेम्पल में दो टेक्निक आई, नागर और ड्रॉविड। अब 13वीं से 16वीं शताब्दी में हम देखते हैं कि जैसे जैसे अफ़गानी और तुर्क शासक यहाँ पे आएंगे तो वो क्या करेंगे, अपने सबसे पहले रेसिडेंशियल रहने के लिए बनाएंगे, अपना वास्तुकला का निर्माण करवाएंगे। दूसरा क्या होगा कि वो यानी यानी कि धार्मिक लोगों के लिए, यानी धार्मिक चीज़ों के लिए वो क्या करेंगे, वास्तुकला का भी निर्माण करवाएंगे। इसी में क्या होता है कि वो कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद बनवाते हैं जो कि दिल्ली स्थित कुतुब मीनार के परिसर में है। ठीक है गाइज। और इसी काल में यानी 13वीं से 16वीं शताब्दी में जैसे दो चीज़ों का यानी टेक्निक आता है, पहला मेहराब और दूसरा गुम्मद। जैसे हम 8वीं से 13वीं शताब्दी में पढ़ा कि मंदिर में दो तरह से टेक्निक था, नागर और ड्रॉविड, उसी तरह से 13वीं से 16वीं शताब्दी में दो टेक्निक आती है, मेहराब और गुम्बद। याद रखना है गाइस। अब दो नवीन स्थापत्य शैलियों का प्रयोग बड़े पैमाने पर शुरू हुआ। कौन कौन से टेक्निक था, मेहराब और गुम्बद। देखिए, अब दोनों चीज़ों का अलग अलग एग्जाम्पल होगा और दोनों चीज़ों का अलग अलग फ़ायदा होगा। ठीक है, जैसे हमने वहाँ पे नागर और ड्रॉविड को देखा था। गुम्बद इमारतों को भव्य बना देता था, तो मेहराब उसे मजबूती प्रदान करता था। देखिए, गुम्बद जो होता था वो क्या करता था कि जो इमारत जो बनती थी उसको भव्य यानी एक तरह से बड़ा बना देता था, विशाल बना देता था। और वहीं पे मेहराब जो होता था उसे स्ट्रॉन्ग यानी कि मजबूती प्रदान करती थी। तो याद रखना है, मेहराब का दो रूप इस समय भारत में प्रचलित हुआ। अब इसमें मेहराब जो था उसका दो रूप यानी दो तरह से प्रचलित हुआ भारत में मेहराब का। ठीक है, इन दोनों में कुछ अंतर है जिसे आप इनके नाम के साथ दिए गए चित्र में स्पष्ट कर सकते हैं। तो हम चित्र देखकर इसको स्पष्ट करेंगे गाइस, आपको बताएंगे कि मेहराब के में दो अंतर क्या हो गया और दो अलग अलग प्रचलित क्यों हुए और क्या है। शैली में परिवर्तन के साथ साथ निर्माण सामग्रियों में भी नई चीज़ें आई। देखिए गाइस, जहाँ तक हमने देखा कि शैली में भी परिवर्तन हुआ, यानी कि जो स्ट्रक्चर बनाने में जो शैली था, जो टेक्निक जो था, यानी टेक्निक बोल सकते हैं एक तरह से, जो टेक्निक थी उस टेक्निक में भी परिवर्तन आती है। और टेक्निक के साथ साथ क्या होता है कि जो सामान होता है, जो सामग्री होता है, जो वो भी बदलाव हो जाती है और नए नए सामान इसमें यूज होने लगता है। किसमें, यानी 13वीं से 16वीं शताब्दी के बीच। अब चूना पत्थर और सुर्खी का प्रयोग बढ़ा। यह उच्च श्रेणी का गारा होता था जो पत्थर के टुकड़ों के मिलाने में सहायक था। देखिए गाइस, अब यहाँ पे क्या यूज होता है, नई टेक्निक के आधार से चूना पत्थर और सुर्खी का प्रयोग बढ़ जाता है। यह उच्च श्रेणी का गारा होता था जो पत्थर के टुकड़ों के मिलाने में सहायक होता था। जो पत्थर जो एक तरह से ये लोग जब इमारत बनती थी तो दो पत्थर को एक साथ जुड़ने के लिए ये बहुत यानी कि स्ट्रॉन्गेस्ट यानी मजबूती प्रदान करते थे। कौन सी, चूना पत्थर और सुर्खी। इसकी वजह से विशाल ढांचा का निर्माण सरल और तेज हुआ। इससे पहले भारत में इमारतों को बनाने में साहतीर के उपयोग पर आधारित क्षैतिज शैली को अपनाया जाता था, जिसमें एक विस्तृत संरचना का निर्माण संभव नहीं था। देखिए गाइस, इससे क्या हुआ, चूना पत्थर और सुर्खी का प्रयोग से क्या हुआ कि इससे विशाल ढांचा का निर्माण सरल और तेज हो गया, यानी तेजी से होने लगा। इससे पहले क्या होता था कि भारत में इमारतों को बनाने में क्या होता था, साहतीर का उपयोग किया जाता था, जिससे क्या होता था, साहतीर उपयोग पर आधारित क्षैतिज शैली को अपनाया जाता था, यानी ऊपर में साहतीर लगाया जाता था, यानी लकड़ी का वो। आज भी आप देख सकते हैं गांव में या बहुत सारी जगह पे ये साहतीर वाली घर होते हैं, जिसमें एक विस्तृत संरचना का निर्माण संभव नहीं है, क्योंकि साहतीर से एक तरह से ऊपर में एक उतनी स्ट्रॉन्गी यानी मजबूती प्रदान नहीं होती है। ठीक है गाइज, इसलिए विशाल यानी अगर इमारत बनाना है तो यह साहतीर काम नहीं करेगी। ठीक है गाइज, आइए आगे पढ़ते हैं। कुतुब मीनार इस्लामी शक्ति का प्रतीक। तुर्कों की भव्य इमारत कुतुब मीनार है। तुर्कों की भव्य इमारत कुतुब मीनार है। किसने बनवाया था, तो कुतुबुद्दीन ऐबक। लेकिन इसमें बहुत सारे लोग थे
अलग अलग पार्ट, अलग अलग निर्माण में वो क्या करेंगे, अपनी हेल्प यानी अपनी हाथ देंगे। इसका निर्माण दिल्ली सल्तनत के संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा शुरू करवाया गया। देखिएगा, याद रखना है, शुरू किसने करवाया कुतुब मीनार का, तो दिल्ली संस्थापक के जो रूलर थे, जो राजा यानी जो उस समय के संस्थापक थे, वो कुतुबुद्दीन ऐबक थे। और कुतुबुद्दीन ऐबक ने शुरुआत करवाया किस चीज का, कुतुब मीनार का। ठीक है गाइज, उसने इससे सूफी संत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की याद में बनवाना शुरू किया। तो याद रखना है, उसने किसके याद में बनवाना शुरू किया, तो कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। यह 5 मंजिल की इमारत है जिसकी कुल ऊंचाई 71.4 मीटर है। यह 5 मंजिला इमारत है, कौन चीज, कुतुब मीनार। इसकी ऊंचाई कितना है, तो 71.4 मीटर है। पहली मंजिला ऐबक द्वारा बनवाया गया। याद रखना है, 5 मंजिलों में से पहला मंजिला जो था वो कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा बनवाया गया। अगली 3 मंजिला इल्तुतमिश ने 1229 में बनवाया था। याद रखना है, पहला मंजिला कुतुबुद्दीन ऐबक, अगला 3 मंजिला कौन बनवाया था, तो इल्तुतमिश ने बनवाया था 1229 में। इस मीनार का शीर्ष वज्रपात या बिजली गिरने के कारण टूट गया, जिसका मरम्मत फिरोज शाह तुगलक ने करवाया था। तो याद रखना है, 3 हो गया, 1 4, 1 कुतुबुद्दीन ऐबक, 3 मंजिला इल्तुतमिश, 4 हो गया। अब 5 मंजिला का है तो बचा 1 मंजिला, तो शीर्ष यानी सबसे ऊपरी वाली जो मंजिला था वो मीनार जो था वो वज्रपात यानी इलेक्ट्रिक बिजली गिरने के कारण टूट गया था, जिसको किसने मरम्मत करवाया, तो फिरोज शाह तुगलक ने। ये देख सकते हैं छोटी चित्र में अलाई दरवाजा भी है, करवाया। साथ ही उसी ने उसमें एक मंजिल और जोड़ा। इसका मुख्य आकर्षण इसके छज्जे और जो मीनार से जुड़े हुए हैं, लाल और सफ़ेद बालू पत्थर तथा संगमरमर से इसका निर्माण हुआ है। कुतुब मीनार का निर्माण इस्लामी शैली में हुआ है। ठीक है गाइस, तो लाल और सफ़ेद बालू और पत्थर और संगमरमर का इससे इसका निर्माण हुआ है, किसका, कुतुब मीनार का। मेहराब के वैज्ञानिक विधि का पहली बार प्रयोग कुतुब मीनार के प्रवेश द्वारा अलाई दरवाजा में देखते हैं। यह कुतुब मीनार परिसर में स्थित है। इस्लामी शैली के मेहराब के निर्माण के लिए यह इमारत भारत में प्रसिद्ध है। तुगलक कालीन स्थापत्य में गयासुद्दीन का मकबरा एक नई शैली की ओर संकेत करता है। इसने भारतीय और इस्लामी शैलियों का सुंदर एवं संतुलित समावेश हुआ है। तुगलक काल में भवनों का निर्माण बड़े पैमानों पर हुआ। इस काल की इमारत ऊंचे चबूतरे और गुंबद संगमरमर का बनाया गया। किसके काल में, तो तुगलक काल को भी याद रखना है, जिसमें गयासुद्दीन तुगलक जो थे उनके टाइम में भी बहुत सारे भव्य भवनों का निर्माण होता है बड़े पैमाने पे। दिल्ली सल्तनत के कमजोर होने के साथ साथ वहाँ के कलाकारों का अन्य क्षेत्रों में पलायन हुआ। देखिए गाइज, जैसे जैसे कोई भी अगर राजा है या रूलर है जब कमजोर होता है तो क्या होती है कि हर चीज़ अलग अलग तरह से विफल होने लगती है, यानी बिखरने लगती है, टूटने लगती है। उसी तरह से यहाँ पे होता है, जब दिल्ली सल्तनत कमज़ोर होता है, वीक होता है, तो क्या होता है कि जो कलाकार जो होते हैं, जो आर्टिस्ट जो होते हैं, जो बनाते हैं, जो चीज़ को गढ़ते हैं, वो क्या करते हैं, पलायन करने लगते हैं। एक जगह से दूसरे जगह जाने की शुरुआत उनकी हो जाती है। वहाँ स्थानीय शासकों ने, जिनका उदय सल्तनत काल के पतन के बाद हुआ, इन्हें संरक्षण प्रदान किया। इन राज्यों में स्थानीय विशेषताओं का ग्रहण कर स्थापत्य कला का काफ़ी विकास किया। ऐसे स्थानीय राज्य जिसने कला का बहुत संरक्षण दिया, वे थे गुजरात, बंगाल, जौनपुर और मालवा। देखिए गाइज, ये लोग जब पलायन करते हैं तो इन राज्य से स्थानीय विशेषताओं को ग्रहण कर स्थापत्य कला का काफ़ी विकास किया गया। इसमें बहुत सारे ऐसे रूलर जो थे राज्य के अलग अलग, जो इनको संरक्षण यानी एक तरह से इनको रखा अपने पास, यानी सिक्योर किया। ठीक है गाइस, जिसमें गुजरात, बंगाल, जौनपुर और मालवा। आप यह जानते होंगे कि 12वीं शताब्दी में बिहार तुर्कों का अधिकार हो गया था। इसके बाद बिहार में भी तुर्क अफगान शैली में इमारतों का निर्माण शुरू हुआ। इनमें आरंभिक इमारत है बिहार शरीफ स्थित मालिक इब्राहिम या मालिक बया का मकबरा, तेल्हड़ा का मस्जिद, बेगू हजाम की मस्जिद,
बया का मकबरा, अटाला मस्जिद जौनपुर देख सकते हैं ये गाइज। तो किस तरीके से यहाँ पे निर्माण होती थी, ठीक है गाइज। तो हम वीडियो यहीं तक रखते हैं गाइज। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए होंगे तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा गाइज, और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगर कोई क्वेरीज हो गाइज तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं और भेज सकते हैं। और आई होप आपको वीडियो अच्छी लगती हो तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा गाइज। अगर कुछ क्वेरीज हो तो ज़रूर आप भेजिए। थैंक यू सो मच गाइज।